Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 12th lecture of the course Business System Development. In today's lecture, we will be talking about structuring system logical requirements. जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो सिस्टम की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उसके लिए एक सर्वर चाहिए, उसके लिए कुछ कंप्यूटर्स चाहिए, एक उसकी कुछ लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं. सो सिस्टम की लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि उसको किस किस्म की इनपुट मिले और वो किस किस्म की प्रोसेसिंग करे, क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगी, क्या डिसीजंस होंगे. सो दीज आर कॉल्ड लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स. सो इन लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से स्ट्रक्चर किया जा सकता है. So how to structure the logical requirements of a system, these are going to be the part of discussion of today's lecture. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. So in previous lecture, if you precisely remember, we talked about the high level DFDs, which is context level DFD or level 0 DFD, and the low level DFDs, which can be level 1 DFD or level 2 DFD or level n-1 DFD. इनकी हमने बैलेंसिंग की बात की थी. चीज़ें अनबैलेंस या DFDs अनबैलेंस तब होती हैं जबकि हायर लेवल पर नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स कुछ हों, और जब आपने फंक्शनली डिकम्पोज करके उसकी लोअर लेवल डिटेल्स पर आते हैं तो उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स अगर डिफरेंट हैं, सो वी से इट that it is unbalanced. So unbalanced DFDs को खुद ही देखकर खुद ही विटनेस करके उनको बैलेंस किया जाता है. ये देखा जाता है कि कहीं पे कोई डाटा फ्लो मिस तो नहीं हुआ जो कि लेट्स से लेवल 0 पर डिटेल में लेवल 0 की DFD में मौजूद था लेकिन लेवल 1 की DFD में वो मौजूद नहीं है. सो आपने ये डिटेल्स चेक कर ली. इसके अलावा हमने 4 मुख्तलिफ टाइप्स की जो DFDs हैं उनको भी हमने देखा, जैसे कि हमारे पास है करंट फिजिकल DFD, करंट लॉजिकल DFD, न्यू फिजिकल DFD एंड न्यू लॉजिकल DFDs. सो ये 2 DFDs, एक इनमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 DFDs इसमें न्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं. लॉजिकल DFDs सिस्टम लॉजिकली कैसे काम करता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे डिसीजन मेकिंग की जाती है, उसको रिप्रेजेंट करता है. जबकि फिजिकल DFDs आपकी उस सिस्टम में अगर कोई फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है, जहां पे स्टोरिंग हो रही है, या लेट्स से जहां से रिट्रीवल हो रहा है, सो उनको फिजिकल DFD से रिप्रेजेंट किया जाता है. DFDs को एनालाइज किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को कंसिस्टेंटली देखा जाए. और हमने, अगर आपको याद हो तो, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि DFDs को आप सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल में हमने देखा बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग थी, उसमें एक किसी सेल्स पर्सन ने किसी कस्टमर की क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री चेक करनी है और उसके बाद जो है वो उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है. अब इसके लिए 6 मुख्तलिफ प्रोसेसेस थे. जब हमने DFD बनाई उसकी, या उसकी DFD के थ्रू हमने देखा, सो 6 मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इसकी डिटेल्स थी. 2 किस्म की डाटाबेसेस से रिकॉर्ड रिट्रीव होकर चेक हो रहा था. ठीक है, इसी प्रोसेस को इसी सेल्समैन जो कि किसी कस्टमर के लिए क्रेडिट चेक कर रहा है, हिस्ट्री चेक कर रहा है, इस प्रोसेस को हमने जब बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के थ्रू रीमॉडल किया, जब इसकी हमने DFD बनाई, सो हमने देखा कि सेम प्रोसेस, जहाँ सेम ट्रांजैक्शन जहाँ पे 6 प्रोसेसेस थे, उस सेम ट्रांजैक्शन पे जो है वो अब बड़ा क्विकली और बड़ा एफिशिएंटली काम किया जा रहा है. सो आपकी मुख्तलिफ इनपुट्स और मुख्तलिफ आउटपुट्स थी थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस. उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक ही प्रोसेस आपने बना दी है जिसको 4-5 मुख्तलिफ इनपुट्स हैं और उसके ऊपर जो है वो डिसीजन होके एक आउटपुट आ रही है. सो यू कैन यूज द DFDs टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम. एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द यूज केसेस एंड द यूज केस डायग्राम्स. यूज केस क्या है? एक यूजर एक रोल सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, किन पॉसिबल वे से वो सिस्टम को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड अ यूज केस. अगर आप इसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ यूज केस डायग्राम. आप चाहें तो इसको टेक्सचुअल फॉर्म में या एक टेबुलर फॉर्म में भी किसी यूज केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दीज वर द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. लेट अस हैव अ लुक ऑन द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर इंग्लिश को कैसे यूज किया जा सकता है.
ठीक है, यूजुअली हमने जो रिक्वायरमेंट हमने डिटरमिन कर ली है, अब हमने उसको स्ट्रक्चर करना है। उस लॉजिकल जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को हमने स्ट्रक्चर करना है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, एक तरीका है डिसीजन टेबल्स, एंड द थर्ड वन इज डिसीजन ट्रीज। सो लॉजिकल प्रोसेसेस को इन तीन में से किसी एक तरीके के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, या स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू, या डिसीजन टेबल्स के थ्रू, या डिसीजन ट्रीज के थ्रू। इनमें से कौन सा तरीका, कौन सा मैकेनिज्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सुटेबल है, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो अगेन दिस इज अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने मुख्तलिफ फेजेस देखे हैं। प्लानिंग फेज है, एनालिसिस फेज है। एनालिसिस फेज की रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग को हम पिछले एक लेक्चर से फोकस कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में भी हम इसी को हाईलाइट करेंगे और एक नए तरीके से हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक मॉडलिंग। लॉजिक मॉडलिंग का क्या मतलब है? सो डाटा फ्लो डायग्राम्स डू नॉट शो द लॉजिक इनसाइड द प्रोसेस। लॉजिक का मतलब ये कि अगर लेट्स से डिसीजन होना है, सो डिसीजन कैसे शो होगा? ठीक है, आपने एक डीएफडी के थ्रू ये तो बता दिया कि ये प्रोसेस है, ये इनपुट आई, ठीक है, इस पे एग्जीक्यूशन हुई और ये आउटपुट आई, या इस प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को इनपुट दी। अब लॉजिकली डिसीजन कहां पे हो रहा है? अगर लेट्स से कोई डेटाबेस से रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ है, ठीक है, उस पे कोई प्रोसेसिंग हुई है, डिसीजन कहां पे लेना है, लॉजिक कहां पे चेक होनी है, ये डीएफडीज के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो डीएफडीज की ये एक लिमिटेशन है कि आप इसमें लॉजिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या प्रोसेसेस के दरमियान क्या लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो लॉजिक मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लॉजिक मॉडलिंग इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटिंग इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोसेसेस डिपिक्टेड ऑन अ फिगर। सो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में तभी जाएगा जबकि कोई लॉजिक कंप्लीट हुई है। ठीक है, नॉर्मल फ्लो तो नहीं है कि यहां पे इनपुट होगी, उसके बाद जो है वो आउटपुट होगी और वो आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए इनपुट है। ऐसे नहीं है, बल्कि यहां से क्या आउटपुट प्रोड्यूस हुई, पिछले प्रोसेस से क्या आउटपुट प्रोड्यूस हुई, क्या ये आउटपुट इसी प्रोसेस में जानी है या किसी और प्रोसेस में जानी है, ये लॉजिक कैसे रिप्रेजेंट होगी, ये लॉजिक कैसे चेक की जाती है, इस लॉजिक को कैसे मॉडल किया जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लॉजिक मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लॉजिक मॉडलिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो व्हेन प्रोसेसेस ऑन अ डीएफडी अकर। ठीक है, डीएफडी पर कौन से प्रोसेसेस कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपकी लॉजिक मॉडलिंग से रिप्रेजेंट होता है। सो डिसीजन मेकिंग, लॉजिक मॉडलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग while structuring the requirement of an information system which you are going to develop, so you have to focus here as well. So logic modeling के कई तरीके हैं, लॉजिक मॉडलिंग के कई तरीके हैं, जिनमें से तीन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है, उसके बाद डिसीजन टेबल्स हैं, और फिर हमारे पास डिसीजन ट्रीज हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी हैं। ट्रांजिट हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, क्या चीज हुई कि ट्रांजिशन हुई, सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम्स है। सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ outcomes represent the logic modeling of the system. You can use any one of them. Sometimes structured English is useful, sometimes decision tables are useful to model the logic of the system. In some cases activity diagrams are more useful, but these are all the possible deliverables and outcomes of the logic modeling, and you can use any one of them. Let us have a look on each of them one by one. जैसा मैंने पहले बात की कि हम आज के लेक्चर में इन तीन को देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल्स एंड डिसीजन ट्रीज। रिमेनिंग को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या है? जैसे लैंग्वेज के थ्रू, रिटन डिटेल के थ्रू और ऐसे अल्फाज यूज करने के थ्रू आप जो है वो सिस्टम की लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपने इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज की है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए आप जो है वो ये शो कर रहे हैं, स्पेसिफाई दी लॉजिक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस। ठीक है, वो प्रोसेसेस कैसे काम करने हैं, कब कौन सा प्रोसेस इन्वोक होगा,
इस प्रोसेस से किस किस्म के डिसीजन निकलेंगे, इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप एक्शन वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे कि शो, जैसे कि रिप्रेजेंट, जैसे कि प्रिंट, जैसे कि रिट्रीव, जैसे कि डिस्प्ले। ठीक है, तो एक्शन वर्ब्स आप शो यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में। आप नाउन फ्रेजेस यूज करते हैं। ठीक है, नाउन फ्रेजेस क्या है? स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है, रिट्रीवल फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, और आप कोई एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज नहीं करते। ठीक है, मतलब यह है कि कोई ऐसे कंफ्यूजिंग या कंट्राडिक्टिव वर्ड्स यूज नहीं करते। ठीक है, सो एक्शन वर्ब्स यूज किए और आपने जो है वो नाउन्स यूज किए। ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप जब लॉजिक की जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप डेवलप करने जा रहे हैं उसकी लॉजिक को अगर आप मॉडल करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मौजूद हो। स्टैंडर्ड कोई नहीं है। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग पर है कि आपने इंग्लिश राइटिंग में जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपका कोई इंस्ट्रक्टर या कोई स्कूल का टीचर जो है वो बच्चों के टेस्ट को चेक कर रहा है या बच्चों के जो है वो एग्जाम पेपर्स को जो है वो चेक कर रहा है। ठीक है, सो उनमें वो ग्रेडिंग के बाद बता देते कि पास, या लिख लेता है फेल, या लिखता है एक्सीलेंट। ठीक है, सो उस इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू वो बता रहा है कि इस स्टूडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, वेरी वेल डन। ठीक है, वो अक्सर हम अपने बच्चों की स्कूल की जो कॉपीज हैं उन पर देखते हैं कि उनकी जो टीचर्स हैं उन्होंने कमेंट दिया होता है, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड, ठीक है, फेयर, ठीक है, या पुअर। सो कहने का मतलब यह है कि आपने स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया कि बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहां पे भी यही है कि लॉजिक मॉडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उस इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए हम ये शो करते हैं कि कहां पे कौन सा प्रोसेस जो है वो क्या डिसीजन ले सकता है। आइए इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास उसी फूड सिस्टम है, होजियर बर्गर्स का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसकी हम लॉजिकल डीएफडी की बात कर रहे हैं। अब हमने देखा कि इसमें एक सप्लायर है, ठीक है, जो एक एक्सटर्नल एंटिटी है। इसके बाद जो है वो एक प्रोसेस है अपडेट इन्वेंटरी, ठीक है, एक प्रोसेस है अपडेट इन्वेंटरी यूज्ड, ठीक है, ये है एडेड और ये है यूज्ड। तीसरा प्रोसेस है जनरेट ऑर्डर्स, चौथा प्रोसेस है जनरेट पेमेंट्स, और ये 4 किस्म के इसमें प्रोसेसेस हैं और एक इसमें डाटा स्टोर या डेटाबेस शामिल है, दैट इज इन्वेंटरी के नाम से। अब ये यहां पे एक डीएफडी डायग्राम है। अब हमें ये पता नहीं है, ये तो ओवरऑल एक प्रोसेस तो रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि पेमेंट्स कब जनरेट होंगी, क्या पेमेंट्स जनरेट होनी भी चाहिए या पेमेंट्स जनरेट नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर्स कब जनरेट होंगे, क्या हर दफा जब इन्वेंट्री लेवल और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज आएंगी तो तब ऑर्डर जनरेट होंगे, ठीक है, या हम ये कहें कि काउंट कब शुरू होगा, स्टॉक ऑन हैंड से काउंट कब शुरू होगा। ठीक है, सो हमने ओवरऑल प्रोसेस तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन लॉजिक या डिसीजन मेकिंग इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो रही। अब अगर इसी सिस्टम को हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू देखना चाहते हैं कि कहां पे कौन सी इनपुट आ रही है और कहां पे जो है वो कौन सी आउटपुट होनी चाहिए, सो इसको हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू यूज करें। एक टेबल हमने बना दिया, जो 4 प्रोसेसेस यहां पे थे, नंबर 1 अपडेट इन्वेंटरी एडेड, नंबर 2 अपडेट इन्वेंटरी यूज्ड, नंबर 3 जनरेट ऑर्डर्स और नंबर 4 जनरेट पेमेंट्स। बिल्कुल इसको इसी तरह हमने यहां पे भी 4 प्रोसेसेस में लिख दिया, अपडेट इन्वेंटरी एडेड, अपडेट इन्वेंटरी यूज्ड, जनरेट ऑर्डर्स एंड जनरेट पेमेंट्स। तो ये 4 प्रोसेसेस हमारे यूज हो गए। यहां पे हमने क्या है, रीड नेक्स्ट इनवॉइस आइटम रिकॉर्ड। ठीक है, जब हम इन्वेंट्री आइटम एडेड की बात कर रहे हैं, अपडेट इन्वेंट्री आइटम एडेड की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया यहां पे, अब क्या मजीद डिटेल्स हैं वो हमने यहां पे लिखी कि ये रीड कर रहा है। अब रीड एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, रीड एक इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, फाइंड, ठीक है, इसी तरह ऐड। सो उसने क्या किया कि आइटम रिकॉर्ड को रीड करो, मैचिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड को जो है वो फाइंड करो, और जब मैचिंग रिकॉर्ड मिल जाए, ऐड क्वांटिटी एडेड फ्रॉम इनवॉइस आइटम रिकॉर्ड टू क्वांटिटी इन स्टॉक ऑन इन्वेंट्री रिकॉर्ड और एंड ऑफ फाइल। ठीक है, सो डू से आपने शुरू किया, करो, क्या काम करो, रीडिंग करनी है, फाइंडिंग करनी है, ऐड करनी है, और ये प्रोसेस खत्म। सो अगर आपने ये प्रोसेस रिप्रेजेंट करना है कि अगर सप्लायर ने कोई इन्वेंट्री जो है वो सप्लाई की है और वो आपने अपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड में ऐड करनी है, तो क्या करेंगे कि पहले कि वो
उस सप्लायर के अगेंस्ट इन्वेंट्री नंबर को रीड करेंगे, ढूंढेंगे, जब वो मिल गया ठीक है तो फिर उसमें जो है वो फाइंडिंग और मैचिंग के बाद जो है वो आप न्यू रिकॉर्ड आप ऐड कर लेंगे और ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सो अपडेट इन्वेंट्री एडिट के अंदर जो डिटेल्स थी जो कि यहां पे मेंशन नहीं है, जो लॉजिक है कि कैसे वो सर्चिंग करेगा, कैसे वो फाइंड करेगा, कैसे वो रिकॉर्ड अपडेट करेगा, वो डिटेल्स यहां पे मेंशन नहीं है। सो उन डिटेल्स को हमने इस स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह दूसरा प्रोसेस है हमारे पास अपडेट इन्वेंट्री यूज्ड, जो आइटम्स यूज हो चुके हैं वो कहां पे अपडेट हो रहे हैं। अब अगर हम यहां पे देखें तो अपडेट इन्वेंट्री यूज्ड यहां पे इंटरनली कैसे चीजें चल रही हैं ये हमें पता नहीं चल रहा, इसको हम इस इंग्लिश के थ्रू, डिटेल्ड इंग्लिश के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे भी डू और अंटिल एंड ऑफ फाइल का ऑपरेशन है, यहां पे भी आप रीडिंग करेंगे नेक्स्ट स्टॉक आइटम, फाइंडिंग करेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जो आइटम यूज हो गया, लेट्स से 10 बर्गर्स थे, ठीक है, 10 बर्गर्स में से एक सोल्ड हो गया, अब 9 रह गए, तो उसने जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। पीछे सप्लायर ने आपको जो है वो 0 बर्गर्स थे, आपको 10 बर्गर्स जो है वो उसने ऐड करके दिए, ठीक है। अब 10 बर्गर्स को आपने कुक कर दिया, एक का ऑर्डर आया, एक आपने फुलफिल कर दिया, पीछे 9 रह गए। सो 10 में से -1 9 रह गए, ठीक है। सो इस तरह ये आपने प्रोसेस 2 रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह हमारे पास प्रोसेस 3 है जनरेट ऑर्डर्स। जनरेट ऑर्डर्स कैसे है, ठीक है, जाहिर है इसका ताल्लुक जो है वो कस्टमर से है। सो या आपने जनरेट ऑर्डर्स का ताल्लुक इससे रखा हुआ है कि जब आपकी इन्वेंट्री जो है वो खाली हो जाए, ठीक है, जब आपका स्टॉक 0 हो जाए तो फिर आपने सप्लायर को ऑर्डर देना है। अब ये चीज यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। सो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड को पहले रीड करेगा। इफ क्वांटिटी इन स्टॉक इज लेस देन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, लेट्स से आप कहते हैं कि तब मैं सप्लायर को ऑर्डर करूंगा जब मेरे पास स्टॉक में 2 रह जाए। अब अगर वो पहले चेक करता है कि अगर 2 रह गया है, ठीक है, तो जनरेट ऑर्डर कर दो, ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा फिर ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, एंड इफ है। सो आपने इफ एल्स कंडीशन लगा दी, इफ देन डू, इफ दिस देन डू दिस। और इसी तरह लास्ट आपका प्रोसेस है दैट इज जनरेट पेमेंट्स। सो आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट उसकी कब करेंगे, पेमेंट के लिए आपने एक और इंग्लिश में उसकी डिटेल्स लिखी कि रीड करो आज की डेट, ठीक है, सॉर्ट करो इनवॉइस बाय डेट, जहां पे पैसे नहीं दिए रीड नेक्स्ट इनवॉइस रिकॉर्ड, बिगिन इफ डेट इज 30 डेज और ग्रेटर देन टुडेज डेट देन जनरेट पेमेंट्स। मतलब आपने लेट्स से कस्टमर सप्लायर के साथ ये डील की हुई है कि मैं आपको विद इन 30 डेज जो है वो मैं पेमेंट कर लूंगा, तो वो देखता है कि ऑर्डर कब सप्लायर ने कब जो है वो ऑर्डर आपको प्रोवाइड किया था, और फिर आप आज की डेट देखते हैं, ये टाइम निकालते हैं या ये सिस्टम ये टाइम निकालेगा। अगर वो 30 डेज से ज्यादा है सो सिस्टम जो है वो पेमेंट को इशू कर देगा या पेमेंट को रिलीज कर देगा। सो द स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज यूज्ड हियर टू डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट। यहां पे हमने ओवरऑल हमने प्रोसेस को देखा, मगर यहां पे जब हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जो डिटेल्स यहां पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, शो नहीं कर सकते थे डीएफडीज में, उनको हमने सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, सेम हुजियर बर्गर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हमने स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को यूज करते हुए रिप्रेजेंट कर दिया, लॉजिक को रिप्रेजेंट कर दिया, डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट कर दिया, इनपुट और आउटपुट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी यूज किए हैं, ठीक है, अर्थमेटिक, जैसे कि ऐड करना, ठीक है, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो अगर सप्लायर ने नया स्टॉक सप्लाई कर दिया तो एग्जिस्टिंग स्टॉक में वो ऐड हो रहा है। अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक में से कोई चीजें ऑर्डर फुलफिल हो गई हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवीजन के ऑपरेशंस जो है वो भी हमने स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कोई और डीएफडी है जिसमें एम्प्लॉय के लिए जो है वो बोनस क्रिएट करना है, ठीक है। अब बोनस जो है वो लेट्स से 2% के हिसाब से क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये एक अर्थमेटिक फंक्शन है, 2% के हिसाब से बोनस जो है वो क्रिएट करके उसकी सैलरी में जो है वो ऐड कर दिया जाए। सो ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप अगर देखें तो इंग्लिश इज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज यूज्ड हियर टू डिस्क्राइब रिपीटेशन, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि रीड फाइंड ऐड यहां पे चल रहा है, रीड फाइंड यहां पे भी चल रहा है, रीड फाइंड बिगिन, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल कि जब आप रिपीट इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू इन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें सो उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होंगे। इसके अलावा
डिसीजंस आप कहां पे ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपने कोई डिसीजन, जैसे कि आपने इन दो केसेस में डिसीजन नहीं लिया, लेकिन जब इफ एल्स की कंडीशन आ गई या इफ एंड की कंडीशन आ गई, सो आपने फिर डिसीजन लिया। सो इफ क्वांटिटी इज लेस देन दिस, देन ऑर्डर, देन जनरेट, देन पे, ठीक है। सो आपने इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग को भी शो कर दिया कि अगर ये हो तो फिर कैसे जो है वो अगला प्रोसेस होगा। अब जिस तरह हम यहां पे बात करें अपने इस डीएफडी में, अब यहां पे कोई नहीं पता कि पेमेंट कब करनी है, व्हेन टू जनरेट पेमेंट्स। बस एक प्रोसेस है, पता है कि पेमेंट्स भी जनरेट हो सकती हैं, या ये पता है कि ऑर्डर भी जनरेट हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कब जनरेट होंगे, ठीक है, अब ये यहां पे रिप्रेजेंटेड नहीं है। लेट्स से ऑर्डर वो जनरेट करने से पहले देखता है कि मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है। अगर मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी जितना वो रह गया, फिर उसने ऑर्डर को क्रिएट करना है। ये डिटेल्स यहां पे मेंशन नहीं है। सो ऑब्वियसली इन डिटेल्स को हम अपनी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डिसीजंस आर आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज प्रोसेसेस। इसके अलावा इन्वोकिंग अदर प्रोसेसेस भी हम कर सकते हैं, जैसे कि देन जनरेट ऑर्डर। अब जनरेट ऑर्डर एक और प्रोसेस था, ठीक है, जनरेट ऑर्डर एक प्रोसेस था, ठीक है, तो इसने इन्वोक किया है, इसने दूसरे प्रोसेस को इन्वोक किया और वो प्रोसेस है पेमेंट्स का, ठीक है। इसी तरह सॉर्टिंग है, इसी तरह आज की डेट को कैलकुलेट करना है। सो अदर प्रोसेसेस को इन्वोक करना, ये भी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू रिप्रेजेंट हो गया है। सो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब सेम डीएफडी को हमने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए मोर रिफाइंड वे में उसको हमने इंफॉर्मेशन को और प्रोसेसेस को और डेटा फ्लो को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, और जहां पे डिसीजन मेकिंग थी वो भी यूज हो गई, जहां पे और प्रोसेसेस दूसरे प्रोसेस को इन्वोक करते थे वो भी हमने देख लिया। सो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू हम काफी डिटेल में इन चीजों को देख सकते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकंड वे ऑफ मॉडलिंग द लॉजिक, एंड दैट इज डिसीजन टेबल्स। डिसीजन टेबल क्या है? इसमें एक लॉजिक को एक टेबल की सूरत में हम रिप्रेजेंट करते हैं और सर्टेन चीजों को हम मैच करते हैं और अल्टीमेटली हम एक रिजल्टिंग एक्शन बताते हैं। सो यूजुअली जहां पे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग हो, कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हो, वहां पे हम डिसीजन टेबल्स को यूज करते हैं। डिसीजन टेबल्स की क्या डिटेल्स हैं, आइए इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखते हैं। यूजुअली डिसीजन टेबल के 3 पार्ट्स हैं, कंडीशन पार्ट, एक्शन पार्ट और रूल पार्ट। कंडीशंस में क्या है? यू लिस्ट ऑल कंडीशंस दैट इज रेलेवेंट टू डिसीजन। लेट्स से आपका एक डिसीजन है कि एम्प्लॉय को बोनस देना है। एम्प्लॉय को बोनस तब मिलेगा जबकि लेट्स से उसका सर्विस एक्सपीरियंस 10 साल हो गया है। एम्प्लॉय को बोनस तब मिलेगा जबकि उसने कोई बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस की है। एम्प्लॉय को बोनस तब मिलेगा जबकि उसने जो है वो कोई और कंडीशन आपने बता दी। सो ऑल पॉसिबल कंडीशन, उसकी बेस पर कोई डिसीजन। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दी कंडीशंस। नंबर 2 एक्शंस, ठीक है, जो सारे एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, वो आप लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्शन क्या है कि उसने अपने एम्प्लॉय ने 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से काम मुकम्मल कर लिया है, या 1 मंथ के लिहाज से उसने काम मुकम्मल कर लिया है, ठीक है, या जो उसको टास्क असाइन था वो कंप्लीट हो गया है। सो एक्शंस हैं। और तीसरा है हमारे पास रूल्स। रूल्स क्या करने हैं? स्पेसिफाई विच एक्शंस आर टू बी फॉलोड फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। रूल्स क्या है कि बोनस तब मिलेगा जब उसका सर्विस एक्सपीरियंस 10 साल है, ठीक है, तो ये एक रूल है। अब अगर उसका सर्विस एक्सपीरियंस 8 साल है या 7 साल है या 9 साल है, उसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि रूल में नहीं है। सो रूल है कि उसको बोनस मिलेगा। डिसीजन कब होना है कि उसको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, रूल की बेस पर आप चेक कर रहे हैं कि अगर उसका सर्विस एक्सपीरियंस दिस मच तो दिस मच। सो आपने विच एक्शंस आर टू बी फॉलोड फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। कोई कंडीशंस मैच होगी, अब कौन सा एक्शन आपने लेना है। लेट्स से आप कहते हैं कि सर्विस एक्सपीरियंस 9 साल है, अब डिसीजन क्या लेना है? इसको डिसीजन लेना कि इसको बोनस देना है या नहीं देना। तो कंडीशंस पीछे क्या थी ये देखा गया है। सो ये 3 चीजें हैं एक डिसीजन टेबल में होती हैं। इसके अलावा एक चीज है जिसको हम कहते हैं इनडिफरेंट कंडीशन। इनडिफरेंट कंडीशन क्या होती है? कंडीशन हुज वैल्यू डज नॉट अफेक्ट विच एक्शन इज टेकन फॉर 2 और मोर रूल्स, ठीक है। वो कंडीशन
जो कि whose value does not affect which action is taken for two or more rules। रूल एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। रूल ने किस कंडीशन को चेक किया है ये आप नहीं देखते और सर्टेन एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इनडिफरेंट कंडीशन आ गई, ठीक है, ये इनडिफरेंट कंडीशन आ गई। एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स मोर डिटेल्स। प्रोसीजर क्या है, पहले तो हमने इस स्लाइड में देख लिया जो पार्ट्स ऑफ द डिसीजन टेबल हैं, कंडीशंस, एक्शंस और रूल्स, उनका जिक्र कर लिया। अब आप एक डिसीजन टेबल कैसे बनाएंगे उसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले यू नेम द कंडीशंस एंड वैल्यूज ईच कंडीशन कैन एज्यूम, ठीक है। कंडीशन क्या है और उसकी क्या वैल्यू है। अगर सर्विस एक्सपीरियंस 10 साल है तो 10% बोनस, अगर सर्विस एक्सपीरियंस 5 साल है तो 2.5% बोनस, ठीक है। सो ये कंडीशन और उसकी जो भी वैल्यू है वो आपने लिख दी। नेम ऑल पॉसिबल एक्शंस, जो पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अब अगर दूसरे केस में देखा जाए सो इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं या ऑर्डरिंग की बात करते हैं, सो ऑर्डर देना है या ऑर्डर नहीं देना या ऑर्डर कैंसिल करना है या रीऑर्डर करना है, सो ये ऑल पॉसिबल एक्शंस हैं। लिस्ट ऑफ रूल्स भी इसी तरह, वो सारी चीजें आप लिख लेते हैं। फिर आप बता देते हैं कि डिफाइन दी एक्शंस फॉर ईच रूल, ठीक है। कोई भी रूल है उसके लिए क्या एक्शन फॉलो होगा इसको भी आप डिफाइन कर लेते हैं। एंड लास्टली यू सिंप्लीफाई द टेबल। अब आपके पास कॉम्बिनेशन हो गई, आपने कंडीशंस लिख ली, आपने एक्शंस लिख लिए, आपने रूल्स लिख लिए, ठीक है, आपने इनडिफरेंट कंडीशन स्पेसिफाई कर ली। अब आप कोशिश ही करते हैं कि डिसीजन टेबल्स को सिंपलिस्टिक तरीके से लिखें, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसमें कोई वेग या अनक्लियर चीजें ना हो, ठीक है, ताकि डिसीजन मेकिंग में ज्यादा आसानी हो। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एक पे रोल सिस्टम का एक डिसीजन टेबल है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लिया जो कि किसी पे रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। पे रोल सिस्टम क्या है, जिसमें एम्प्लॉयज को सैलरीज मिलती हैं। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्शंस हैं, ठीक है, और कुछ कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं, और फिर हमारे पास रूल्स हैं। सो आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय की टाइप है, ठीक है, एम्प्लॉय की टाइप है और उसके आवर्स वर्क्ड हैं। एम्प्लॉय की टाइप या सैलरी बेस्ड है या वो आवरली बेस्ड है, या वो सैलरी बेस्ड है या वो आवरली बेस्ड है, या वो सैलरी बेस्ड है और या वो आवरली बेस्ड है, ठीक है। अगर वो सैलरी बेस्ड है तो उसने जो है वो लेस देन 40 आवर्स काम किया। अगर वो उसने आवरली बेस्ड है तो अगर लेस देन 40 आवर्स काम किया है। अगर वो सैलरी बेस्ड है और उसने पूरे 40 घंटे काम किया, और उसने अगर वो आवरली बेस्ड है तो उसने 40 घंटे काम किया है, या इसी तरह वो अगर 40 घंटे से ज्यादा काम करता है। सो कहने का मतलब यह है कि एक एम्प्लॉय है जो कि सैलरीड है, महीने के आखिर में इसको तनख्वाह मिलती है, वो अगर 40 घंटे से कम काम करे तो क्या होगा, पूरे 40 घंटे काम करे तो क्या होगा, और अगर 40 घंटे से ज्यादा काम करे तो क्या होगा। सो ये है मंथली सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए। एक एम्प्लॉय है जो कि आवरली बेस पर काम कर रहा है। सो अगर वो एक हफ्ते के 40 घंटे से कम काम करता है उसके लिए क्या रूल है, अगर वो एक हफ्ते में पूरे 40 घंटे काम करता है उसके लिए क्या करना है, और अगर वो 40 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो उसके लिए क्या करना है। सो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है वो जिसको हम ओवर टाइम कहते हैं, ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आवरली वेज कैसे कैलकुलेट होंगी, ठीक है, एब्सेंस रिपोर्ट उसकी है या नहीं है। सो ये सारे रूल्स हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की टाइप अगर सैलरीड है, ठीक है, और उसने अगर 40 घंटे से कम काम किया है तो उसको बेसिक सैलरी जो भी है उसको मिलेगी। इवन अगर उसने 40 घंटे से कम भी काम किया है तभी उसको जितनी उसकी महीने की सैलरी है वो मिलेगी, लेट से 10,000 रुपए। अगर वो एम्प्लॉय टाइप सैलरीड ही है और उसने 40 घंटे पूरे 40 घंटे काम किया तभी उसको उतनी ही सैलरी मिलेगी। और अगर वो एम्प्लॉय जो है वो सैलरीड ही है, महीने के आखिर में उसको तनख्वाह मिलती है, अगर उसने 40 घंटे से ज्यादा भी काम किया तभी उसको बेसिक सैलरी ही मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो एम्प्लॉयड सैलरीड है तो चाहे वो 40 घंटे से कुछ घंटे कम भी काम करे, पूरे 40 घंटे काम करे या 40 घंटे से ज्यादा काम करे, रूल यह है कि उसको उसकी पूरी तनख्वाह मिलेगी। अब यही रूल हम देखते हैं आवरली बेस पर। अगर तो वो आवरली एम्प्लॉयड है और उसने 40 घंटे से कम काम किया है, ठीक है,
तो उसके आवरली हिसाब से उसको तनख्वाह मिलेगी। अगर उसने पूरे 40 घंटे काम किया तब भी उसको आवरली हिसाब से काम करेगी, और अगर उसने तनख्वाह मिलेगी। और अगर उसने 40 घंटे से ज्यादा काम किया तब भी उसको आवरली हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि डिसीजन ये हुआ कि उसने जितने घंटे काम करेगा, चाहे वो 40 से कम हो, चाहे वो पूरे 40 हो या 40 से ज्यादा हो, उसको पर आवर के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, इसी तरह 40 घंटे से ज्यादा पर उसको ओवर टाइम मिलेगा, 40 घंटे से कम पर ओवर टाइम नहीं मिलेगा, या पूरे 40 घंटे पर ओवर टाइम मिलेगा, क्योंकि ओवर टाइम तो है ही 40 घंटे से ज्यादा। क्योंकि बेसिक आवर्स सुबह 9 से 5 अगर आप काम करते हैं तो ये 8 घंटे के रोजाना, और मंडे टू फ्राइडे अगर कैलकुलेट करें तो 40 घंटे बनते हैं। अगर किसी ने ओवर टाइम क्लेम करना है तो उसका जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 40 से ज्यादा होंगे। सो यहां पे वो ओवर टाइम के लिए कब एलिजिबल है? जबकि उसने 40 घंटे से ज्यादा काम किया हो। ठीक है, इसी तरह अगर वो एम्प्लॉय जो है वो आवरली बेस्ड है, ठीक है, और उसका काम अगर 40 घंटे, उसके आवर्स 40 घंटे से कम है, इसका मतलब यह है कि वो कहीं पे एब्सेंट रहा है, एंड ही हैज टू प्रेजेंट एन एब्सेंस रिपोर्ट। सो डिसीजन ये हुआ कि इफ द एम्प्लॉय इज आवरली बेस्ड एंड इफ हिज वर्किंग आवर्स आर लेस देन 40, देन ही हैज टू प्रोड्यूस अ एब्सेंस रिपोर्ट। या दूसरे केस में, इफ द एम्प्लॉय इज आवरली बेस्ड एंड his working hours are equal to 40, then give him the salary according to the hourly wage. And if the employee is hourly based and he has worked greater than 40 hours, then give him salary of 40 hours plus the overtime which he has given. ठीक है, और इसी तरह एम्प्लॉय की टाइप अगर सैलरीड है तो चाहे वो 40 घंटे से कम काम करे, पूरे 40 घंटे काम करे, या 40 से ज्यादा काम करे, उसको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी के स्पेसिफाइड है। सो ये हमने देखा कि एक डिसीजन टेबल है। यहां पे हमने कंडीशंस भी देखी, यहां पे हमने रूल्स भी देखे, और यहां पे हमने एक्शंस भी देखे। सो एक्शन क्या था? प्रोड्यूस एब्सेंस रिपोर्ट, ये एक एक्शन है। कैलकुलेट ओवर टाइम, ये एक्शन है। कैलकुलेट आवरली वेज, ये एक्शन है। पे बेस सैलरी, बेसिक सैलरी पे करना, ये एक्शन है। ठीक है, डिसीजन क्या है? डिसीजन कि वो एम्प्लॉय सैलरी है या आवरली है। सैलरी है तो लेस देन 40 है, या पूरे 40 है, या ग्रेटर देन 40 है। आवरली है तो लेस देन 40 है, पूरे 40 है, या ग्रेटर देन 40 है। सो इस डिसीजन टेबल के थ्रू हमने उस पूरे पेरोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पे आपने देखा कि लॉजिक जो है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इस पेरोल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिसीजन मेकिंग और लॉजिक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो गई है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि रिड्यूस डिसीजन टेबल फॉर पेरोल सिस्टम एग्जांपल, हमने लास्ट में ये भी बात की कि सिंप्लीफाई द टेबल करें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द टेबल, अब अगर इसी सेम एग्जांपल को हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं और रिड्यूस करने की तरफ जाते हैं, सो हम इसको बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन यहां पे मेंशन थी, उसी इंफॉर्मेशन को एक आसान तरीके से हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। वही हमारे पास एम्प्लॉय है। ठीक है, रूल 1 2 3 4। रूल 1 क्या है? वो सैलरीड है, सैलरीड पर है। ठीक है, तो उसको बेसिक सैलरी मिलेगी। रूल 2 ये है कि अगर वो आवरली है, उसने ग्रेटर देन 40 आवर्स काम किया है, उसने पूरे 40 आवर्स काम किया है, या 40 आवर्स से ज्यादा काम किया है। अगर तो लेस देन 40 आवर्स काम किया तो उसको आवरली वेज मिलेगी, और उसको जो है वो एब्सेंस रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर तो पूरे उसने 40 आवर्स काम किया है, सो यहां पे उसको पूरे 40 आवर्स के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और अगर उसने 40 आवर्स से ज्यादा काम किया है, सो उसको 40 आवर्स प्लस जो उसने ओवर टाइम किया है, जितने भी घंटे उसने 2-4 घंटे ऊपर लिए हैं, तो उसको उतनी तनख्वाह मिलेगी। सो बिकॉज ऑफ इनडिफरेंट कंडीशन द कंप्लीट डिसीजन टेबल कैन बी रिड्यूस टू 1 विद फ्यूअर रूल्स। सो यहां पे हमने रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा रखे थे। यहां पे हमारे पास 6 रूल्स थे: सैलरी, आवरली, सैलरी, आवरली, सैलरी, आवरली। सो हम देख सकते हैं कि सैलरी पर जो है, सैलरीड एम्प्लॉयड पर 40 घंटे से कम, 40 घंटे से ज्यादा, या 40 घंटे, पूरे 40 घंटे, ये उसकी तनख्वाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इनडिफरेंट कंडीशन है। इस इनडिफरेंट कंडीशन को हमने सिंप्लीफाइड टेबल में रिड्यूस कर लिया, और हमने कहा कि अगर एम्प्लॉयड सैलरीड है, जो कि एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम नहीं देखेंगे कि उसने 40 घंटे काम किया है, 40 से कम किया है, या 40 से ज्यादा किया है। ठीक है, सो ये चीज उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहां पे ढेर सारी डिटेल्स हमने रिड्यूस करके इसका एक ही कॉलम बना दिया। सो हमने रूल नंबर जो 6 रूल्स थे
इस केस में जो 6 रूल्स थे उनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हम उसको रिड्यूस करके 4 रूल्स में ले आए। सो दिस इज अ डिसीजन टेबल। अब हम बात करते हैं तीसरी टेक्निक की जो कि लॉजिक मॉडलिंग के लिए यूज होती है, एंड दैट इज डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज क्या है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिसीजन सिचुएशन। यहां पे आपने टेबल्स के थ्रू डिसीजन को रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले आपने यहां पे टेक्स्ट के थ्रू, इंग्लिश के थ्रू डिसीजंस को रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात कर रहे हैं कि डिसीजंस को आप जो है वो एक ट्री की लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें, एक फिगर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इसको शो करें। कुछ आपके पास डिसीजन पॉइंट्स होंगे और कनेक्टेड टुगेदर बाय आर्क्स एंड टर्मिनेट इन ओवल्स। ठीक है, सो क्या डिसीजन हुआ, ठीक है, क्या कहां पे टर्मिनेशन हुई, उसकी हम बात करते हैं। हमारे पास नोड्स हैं जो कि डिसीजन पॉइंट्स हैं, हमारे पास एक्शंस हैं जो कि ओवल्स शेप में जो कुछ आप लिखेंगे उससे रिप्रेजेंट होगा, और हमारे पास पर्टिकुलर चॉइसेस फ्रॉम अ डिसीजन पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय आर्क्स, और कुछ हमारे पास आर्क्स होंगे। सो नोड्स, ओवल्स और आर्क्स, डिसीजन पॉइंट्स, एक्शंस और चॉइसेस, ये 3 चीजें हैं जो कि हमें डिसीजन ट्रीज में चाहिए होती हैं। अच्छा, जब भी हम डिसीजन ट्री बनाएंगे तो हम रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे। ईच नोड, हमने पहले देखा कि नोड जो है वो क्या कर रही है, डिसीजन पॉइंट को शो कर रही है। ठीक है, सो ईच नोड कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ नंबर्ड चॉइस ऑन अ लेजेंड एंड ऑल पॉसिबल एक्शंस आर लिस्टेड ऑन द फार राइट। सो लेफ्ट पर आपने नोड्स लिखे हैं, राइट पर आपने जो है वो एक्शंस लिखे, ठीक है, और आप चॉइसेस जो है वो बताते जाते हैं। नाउ दिस इज अ डिसीजन ट्री रिप्रेजेंटिंग अ सैलरी डिसीजन। सेम एग्जांपल, ठीक है, सेम एग्जांपल को लेकर के एक पेरोल सिस्टम है, उसमें कुछ एम्प्लॉयज सैलरी पर हैं, कुछ एम्प्लॉयज आवरली वेजेस पर है। अब यहां पर इस प्रोसेस को हम एक डिसीजन ट्री के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। लेजेंड ये है हमारे पास कि या वो सैलरीड है, ठीक है, सैलरीड है या नहीं है, ठीक है, और दूसरा है उसने कितने आवर्स काम किए हैं, उसके वर्क आवर्स लेस देन 40 है या इक्वल टू 40 है। ठीक है, सो जिसने हमने यहां पे बात की कि फार राइट पर ऑल पॉसिबल एक्शंस लिखते हैं जाते हैं। सो पे बेस्ड सैलरी करना ये एक्शन है, आवरली वेज का एब्सेंस रिपोर्ट प्रोड्यूस करना ये एक्शन है, आवरली वेज को पे करना ये एक्शन है, और टाइम पे करना ये एक्शन है। सो एक्शंस आप राइट पे लिखते हैं और आप क्या करते हैं, नोड्स बताते हैं। सो नोड्स हमारे इस केस में ये 1 2 3 4 जो है वो नोड है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कैसे शुरू हो रहा है। सो जैसे हमने यहां पे देखा, रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से हम राइट पर करेंगे। ठीक है, सो लेफ्ट से राइट पर जब हमने रीड किया तो पे बेस सैलरी, बेस सैलरी यस है या नो है। बेस सैलरी को आप तब पे करेंगे, ठीक है, जबकि वो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय आपका सैलरीड है। ठीक है, सो यहां पे अगर हम गौर से देखें, सो द डिसीजन ट्री रिप्रेजेंटिंग ऑफ द डिसीजन लॉजिक इन द डिसीजन टेबल्स इन फिगर 8.4 एंड 8.5 विद ओनली 2 चॉइसेस पर डिसीजन पॉइंट। अब इस नोड की बात करें तो यहां पे या यस है या नो है। इस नोड की बात करें, ये डिसीजन पॉइंट है, या यस है या नो है। इसकी बात करें, या यस है या नो है। ठीक है, अब अगर हम यहां से लेते हैं लेजेंड को, यहां पे हम रखेंगे सैलरी, 1 पे रखेंगे सैलरी। अगर वो सैलरी यस है या नो है, वो सैलरीड है यस, तो उसको बेसिक सैलरी पे की जाए। ठीक है, सो यहां पे अगर दूसरा हम उठाते हैं कि वो सैलरीड नहीं है, नो है, ठीक है, नो है, तो फिर वो यहां पर आ गया। नो में फिर वो क्या है, वो उसने 40 घंटे से कम काम किया है या 40 घंटे काम किया है। अगर 40 घंटे से कम काम किया है, ठीक है, आवर्स वर्कड इज लेस देन 40, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यस हो रही है, सो उसको आवरली वेज भी मिलेगा जितने घंटे उसने काम किया है। 40 घंटे से कम 35, 36, 30 जितने घंटे काम किया, प्लस उसको एब्सेंस रिपोर्ट भी पे करनी है। अगर वो आवर्स वर्कड उसके 40 घंटे से ज्यादा हैं, मतलब 40 घंटे से कम नहीं है, तो फिर क्या है कि या उसने पूरे 40 घंटे काम किया है या उसने 40 घंटे से ज्यादा काम किया है। सो अगर उसने पूरे 40 घंटे काम किया है, ये कंडीशन मीट हो गई। जब ये कंडीशन मीट हो रही है तो आप उसको आवरली वेज प्रोड्यूस करने हैं। और अगर उसने
40 घंटे से ज्यादा काम किया है इक्वल्स टू 40 आवर्स नहीं है, तो फिर आप उसको आवरली वेज भी पे कर रहे हैं, प्लस आप उसको ओवर टाइम भी पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त पिक्टोरियल फॉर्म में आपने रिप्रेजेंटेशन की। अब रिकॉल करें स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को, जिसमें कितनी ढेर सारी डिटेल्स थी। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास डिसीजन टेबल्स थे, जिसमें भी काफी डिटेल्स थी, उसको हमने रिड्यूस कर लेते। अब मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो कि डिसीजन ट्री है। आप यहां से स्टार्ट करते हैं और एक एक लेजेंड को यहां पे रखते हैं, ठीक है। अब 1 को आपने रखा सैलरीड, ठीक है। सो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैलरी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये सैलरीड पर्सन है, यस है, इसको आवरली वेजेस पे करो। ये 1 जो है वो सैलरीड पर्सन नहीं है, ठीक है। सो देखो ये क्या है, 2 पे हमारे पास आवरली वर्क है। सो ये आवरली वर्क है, यस। इसके आवरली वर्क लेस देन 40 है, यस। इसको पे आवरली वेज करो और इसकी एब्सेंस रिपोर्ट प्रोड्यूस होनी चाहिए। और इसी तरह अगर ये नो है, इसका मतलब ये कि या इसने 40 घंटे या इससे ज्यादा काम किया है। तो अगर 40 घंटे काम किया है तो इसको 40 घंटे के हिसाब से काम मिलेगा, वेज मिलेगी। और अगर 40 घंटे या इससे ज्यादा काम किया है तो इसको 40 घंटे प्लस जो उसने ओवर टाइम किया है वो काम मिलेगा, वो इसको वेजेस मिलेगी। सो हियर वी कैन सी दैट हाउ ब्यूटिफुली एंड हाउ लॉजिकली we have represented the flow of information and how easily and in a simplistic way we are making decisions and we are deciding about things. Let us now talk about an alternate decision tree representing of the salary decision. अब इसी चीज को हमने और ज्यादा रिड्यूस कर लिया। जिस तरह हमारे पास यहां पे हम देखें तो एक डिसीजन टेबल था जिसको हमने इस केस में रिड्यूस कर लिया, ठीक है। सो सेम डिसीजन टेबल जिसमें 6 रूल्स थे उसको रिड्यूस करके हम 4 रूल्स में ले आए। बिल्कुल इसी तरह यहां पे सेम डिसीजन ट्री है जिसको रिड्यूस करके हम इस फॉर्म में ले आए। यहां पे हमारे पास 3 लेजेंड थे, सैलरीड, आवरली वर्क लेस देन 40 और आवरली वर्क इक्वल 40। यहां पे हम सिर्फ 2 लेजेंड यूज कर रहे हैं। लेजेंड नंबर 1 एम्प्लॉय है और लेजेंड नंबर 2 है कि वो वर्कड है। सो टाइप ऑफ एम्प्लॉय क्या है? अगर सैलरीड है तो उसको यहां पर ले जाओ, अगर आवरली है तो फिर आगे जो है वो फर्दर 3 चीजों में स्प्लिट है कि या उसने लेस देन 40 काम किया है, या इक्वल 40 काम किया है, या ग्रेटर देन 40 काम किया है। सो इस पर्टिकुलर डिसीजन ट्री में और इससे पिछले वाले इस डिसीजन ट्री में सिर्फ डिफरेंस जो है वो लेजेंड का है। यहां पे हमने 3 लेजेंड्स यूज किए हैं, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। यहां पे हमने 2 लेजेंड्स यूज किए हैं। लेजेंड नंबर 1 जो कि टाइप ऑफ एम्प्लॉय को शो कर रहा है, अगर वो सैलरीड है ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, इस साइड पे आ गया, उसको बेसिक सैलरी मिलेगी। और अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, ऑटोमेटिकली टाइप नंबर 2 जो है लेजेंड नंबर 2 इन्वोक होगा। उसमें फिर फर्दर देखा जाएगा कि अगर लेस देन 40 हो, इक्वल टू 40 हो या ग्रेटर देन 40 हो तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है। सो इस नोड पे आपने, ये नोड आपका डिसीजन पॉइंट है, ये आपके एक्शंस हैं। सो नोड की बेस पर आपने जो है वो कोई एक्शन लिया। सो वी कैन सी दैट वी हैव सम अल्टरनेट डिसीजन ट्री एज वेल फॉर दी सैलरी डिसीजन, और वो उस एग्जाम्पल को जो हम लेकर चल रहे हैं। आइए बात करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश यूज करनी चाहिए, डिसीजन टेबल्स यूज करने चाहिए या डिसीजन ट्रीज यूज करने चाहिए। मे बी आपके लिए स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश यूज करना आसान हो अगर आप किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली आपने मॉडल करना है। कुछ लोगों के लिए डिसीजन टेबल्स आसान हो और कुछ लोगों के लिए डिसीजन ट्रीज आसान हो, डिपेंड करता है। अगर हम क्राइटेरिया देखें तो क्राइटेरिया क्या है, कैसे कंडीशंस और एक्शंस डिटरमिन होते हैं। नंबर 1, कैसे कंडीशंस और एक्शंस जो है वो सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और कैसे जो है वो कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस, ठीक है। सो ये 3 फैक्टर्स हैं, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस, ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशंस एंड एक्शंस इनटू सीक्वेंस, और डिटरमिनिंग कंडीशंस। इनकी बेस पर हम डिटरमिन करते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को, डिसीजन टेबल्स को और डिसीजन ट्रीज को। सो अब यहां पे देखते हैं, अगर कंडीशन और एक्शन डिटरमिन करने की बात हो तो डिसीजन ट्रीज बेस्ट हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा, डिसीजन ट्रीज बेस्ट हैं, या यस है या नो है। सो यहां पे बड़ा ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट हो रहा है। सो टॉप पे आपका आ गया डिसीजन ट्रीज,
सेकंड नंबर पे आपका आता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश और थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है डिसीजन टेबल्स, अगर आपने कंडीशंस और एक्शन, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करने हैं। अगर आपने ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशंस एंड एक्शंस इनटू सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग की बात करने हैं, तो अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में हमने सीक्वेंस बड़े अच्छे तरीके से मेंशन की थी। टॉप पे प्रोसेस 0 था, फिर प्रोसेस 1 था, या प्रोसेस 1 था, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3, फिर प्रोसेस 4, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। सो ये सीक्वेंस में थे। सो सीक्वेंसिंग अगर शो करनी हो सो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बेस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके डिसीजन ट्रीज हैं और आपके डिसीजन टेबल्स थर्ड नंबर पर आते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस चेक करनी हो सो फिर आपके डिसीजन टेबल्स बेस्ट हैं, इसी तरह डिसीजन ट्रीज भी बेस्ट हैं, और थर्ड नंबर पे आपका जो आता है वो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको लॉजिक मॉडलिंग जो आप कर रहे हैं किस बेस पर कर रहे हैं, वैसे यूजुअली ये तीनों चीजें ही की जाती है, कंडीशंस और एक्शंस भी डिटरमिन किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशंस एंड एक्शंस इनटू सीक्वेंसेस भी किया जाता है, कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस भी चेक किया जाता है, ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हर एक के पॉइंट्स हैं, कहीं पे डिसीजन ट्रीज अच्छे हैं, कहीं पे जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश अच्छी है, और कहीं पे जो है वो डिसीजन टेबल्स अच्छे हैं। सो यू कैन देन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली, और आप फिर जो है वो जो भी रेलेवेंट और जो भी अप्रोप्रिएट है उसको आप सेलेक्ट करते हुए अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की लॉजिक मॉडलिंग कर सकते हैं, या अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की लॉजिक को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस नाउ कंपेयर द डिसीजन टेबल्स एंड डिसीजन ट्रीज। इससे पिछले टेबल में हमने डिसीजन टेबल्स, डिसीजन ट्रीज और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को कंपेयर किया, और हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश मतलब एक केस में अच्छी है एज कंपेयर टू डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज, जो कि ज्यादा उनको पॉइंट्स हैं। अब जैसे डिसीजन ट्रीज यहां पे भी बेस्ट है, और यहां पे भी बेस्ट है, और यहां पे भी बेस्ट है, जबकि डिसीजन टेबल्स जो हैं वो यहां पे बेस्ट हैं। और अगर यहां पे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की बात की जाए तो सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशंस में। सो अगर पॉइंट्स दिए जाएं सो टॉप 2 जो हैं वो डिसीजन ट्रीज और डिसीजन टेबल्स हैं। अब डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज अगर इनको आपस में कंपेयर किया जाए सो हम चंद फैक्टर्स हैं, कुछ क्राइटेरिया जिसकी बेस पर हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक की बात करें, कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिसीजन टेबल्स में अच्छी रिप्रेजेंट होती है या डिसीजन ट्रीज में अच्छी रिप्रेजेंट होती है। जाहिर है अगर लॉजिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर आप उसकी ट्री बनाएंगे तो वो और भी कॉम्प्लेक्स और भी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, ठीक है। अगर आपने लेजेंड ज्यादा बना दिए, अगर आपने उसको नंबर ऑफ लेजेंड्स ज्यादा, आप इवन रिड्यूस भी कर लें, तब भी डिसीजन ट्रीज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो, उसको रिप्रेजेंट करना हो, उसको पोर्ट्रे करना हो, तो डिसीजन टेबल्स ये ज्यादा अच्छी चॉइस हैं, बेस्ट चॉइस हैं। इवन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के मुकाबले में भी डिसीजन टेबल्स बेस्ट चॉइस हैं अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक को शो करना है। अगर सिंपल रूल्स को शो करना है फिर डिसीजन टेबल्स वर्स्ट हैं, फिर ज्यादा अच्छी अप्रोच डिसीजन ट्रीज है, क्योंकि सिंपल चीज को अगर आप डिसीजन टेबल के थ्रू यूज रिप्रेजेंट करेंगे सो डिसीजन टेबल उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, आसान चीज को मुश्किल बना देगा। सो इन दैट केस डिसीजन ट्रीज आर मोर यूजफुल एंड मोर अप्रोप्रिएट। सो एक है कॉम्प्लेक्स लॉजिक, एक है सिंपल लॉजिक। कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए डिसीजन टेबल्स अच्छे हैं, सिंपल लॉजिक के लिए डिसीजन ट्रीज अच्छे हैं। डिसीजन पॉइंटिंग जो है वो कहां पे ज्यादा अच्छी है, मेकिंग डिसीजंस कहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। डिसीजन टेबल में उसको ढूंढना मुश्किल है, डिसीजन ट्रीज में उसको ढूंढना बड़ा आसान है, ठीक है। आपने लेजेंड देखा, या वो यस है या वो नो है, या वो सैलरीड है या वो एम्प्लॉयड है। सैलरीड हो तो ये एक्शन परफॉर्म करो, ठीक है, और अगर आवरली हो तो ये एक्शन परफॉर्म करो। जबकि अगर आप उसकी बात करते हैं डिसीजन टेबल्स की, तो आप देखते हैं रूल क्या है, ठीक है, रूल के अगेंस्ट फिर क्या एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा रूल्स हैं, कोई इनडिफरेंट रूल तो नहीं है, ठीक है। सो अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें सो डिसीजन ट्रीज ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये ज्यादा सुटेबल है। इसी तरह कॉम्पैक्ट की बात करें, कौन सा इसमें मैकेनिज्म डिसीजन ट्री या डिसीजन टेबल
अपने अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, अपने अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रखता है। सो इस केस में डिसीजन टेबल्स को पॉइंट जाता है, डिसीजन टेबल्स दे आर मोर अप्रोप्रिएट इन कॉम्पैक्टिंग दी इंफॉर्मेशन। सो आप एक टेबल में ढेर सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं, एंड वन टेबल कैन बी यूज टू शो मैनी डिसीजंस एंड मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसीजन ट्रीज की बात करें, सो डिसीजन ट्रीज जो है वो इतना अच्छे तरीके से एज कंपेयर टू डिसीजन टेबल्स इतने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। वो आप देख सकते हैं कि ट्रीज जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए या मैनिपुलेशन की बात की जाए, ठीक है, सो डिसीजन टेबल्स दे आर स्लाइटली इजियर, दे आर स्लाइटली easier to understand and easier to manipulate as compared to the decision trees which are a bit complex या worst हो जाता है। ना सिर्फ बुरा है बल्कि worst हो जाता है। इवन अगर हम इसको easier to manipulate की अगर बात करें और हम decision trees को इवन अगर हम structured English के साथ भी कंपेयर करें तो structured English भी easier to manipulate में बेहतर है। जो worst है वो decision trees हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ रूल्स की बेस पर हमने देख लिया। पॉइंट ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वो कॉम्प्लेक्स है, क्या वो सिंपल है, क्या डिसीजन मेकिंग को आसान बनाना है या इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट तरीके से शो करना है या इंफॉर्मेशन को इजीली मैनिपुलेट करना है। इन बेस पर आप कोई भी एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। जेनेरिकली हम नहीं कह सकते कि आपकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश अच्छी है या डिसीजन टेबल्स अच्छे हैं या डिसीजन ट्रीज अच्छे हैं। सो कंक्लूजन ये हुई कि कुछ केसेस में स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश अच्छी है, कुछ केसेस में आपके डिसीजन ट्रीज इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर जो है वो डिसीजन टेबल जो है वो बड़ा इजीली डिसीजन मेकिंग को और इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। This ends our lecture here. Now let us talk about the summary of today's lecture. So, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को आपने स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चरिंग का एक तरीका है DFDs, जिनको हमने डिस्कस किया, लेकिन DFD के साथ मसला ये है कि आप DFDs में प्रोसेसेस की डिटेल, प्रोसेसेस की लॉजिक और प्रोसेसेस की डिसीजन मेकिंग ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर प्रोसेसेस की डिसीजन मेकिंग की बात करनी हो और लॉजिक को रिप्रेजेंट करना हो, फिर आपके पास 6 तरीके हैं, 6 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें 3 आज हमने डिस्कस किए। एक है आपके पास स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, सेकंड है आपके पास डिसीजन टेबल्स और थर्ड है आपके पास डिसीजन ट्रीज। हर एक के फायदे हैं, हर एक की कोई लिमिटेशन है और इनमें से कोई भी मैकेनिज्म आप उठाएं वो सर्टेन केसेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। कहीं पे आपके ट्रीज अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुली लॉजिक को मॉडल करते हैं, कहीं पे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो है वो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की लॉजिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडल करती है और कहीं पे डिसीजन टेबल जो है वो नंबर ज़्यादा ले जाते हैं। सो यू कैन डिसाइड एंड यू कैन देन सेलेक्ट आइदर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, decision tables or decision tree. This was the summary of today's lecture. Now let us have a brief look on what we are going to discuss in next lecture. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डाटा मॉडलिंग की। ठीक है, डाटा मॉडलिंग की स्पेशली आपने एक टर्म सुनी होगी एंटिटी रिलेशनशिप। सो ER डायग्राम्स, ERDs क्या होती हैं, कैसे बिजनेस सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग जो है वो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के एनालिसिस और डिज़ाइन में कैसे रोल प्ले करती है। डिसीजन और रिलेशनशिप्स के टाइप्स होते हैं जैसे कार्डिनैलिटी और मोडालिटी, ये क्या है। ठीक है, इसको भी इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। प्लस वी विल आल्सो कंपेयर द क्लास डायग्राम एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक क्लास डायग्राम जो है वो कैसे यूज़ की जा सकती है और एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे यूज़ की जा सकती है, इन दोनों में से कौन सी डायग्राम बेहतर है जो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, इसको भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। दिस कंप्लीट्स अवर लेक्चर हियर। आई होप you enjoyed today's lecture. I'll see you with more detail in our next lecture. Until then, take good care of yourself and Allah Hafiz.